ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। राजधानी एक्सप्रेस में बात होगी उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों की, जहां पहली खबर की बात कर लेते हैं। देहरादून से खबर, सचिवालय में यूआईआईडीबी की तीसरी बोर्ड बैठक हुई, जहां उत्तराखंड निवेश और अवसंरचना बोर्ड की बैठक हुई। सीएम धामी ने बैठक की अध्यक्षता की और सचिवालय के गढ़वाली सभागार में मीटिंग हुई। बैठक के बाद सीएम धामी ने बड़ा ऐलान किया। जनवरी 2025 से यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी लागू करने के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधिकारिक संरचना विकास बोर्ड की तीसरी बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूआईआईडीबी के अधीन संचालित होने वाली तमाम योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से यूसीसी लागू हो जाएगा और इसके लिए सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सीएम ने कहा कि जनता की सहायता के लिए यूसीसी लागू करने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है, जिससे कि पंजीकरण, अपील आदि की समस्त सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो सचिवालय के गढ़वाली सभागार में आज ये मीटिंग हुई और आज सीएम धामी ने एक और बड़ा ऐलान किया है कि जनवरी 2025 से यूसीसी लागू हो जाएगा और इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। तो समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा और इसके लिए सीएम धामी ने बताया कि जितनी भी तैयारी है पूरी हो चुकी है और आज इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। तो सचिवालय में यूआईआईडीबी की ये तीसरी बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की। उत्तराखंड निवेश और अवसंरचना बोर्ड की बैठक। हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, आज ये यूआईआईडीबी की तीसरी बोर्ड बैठक हुई, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा आज इस बैठक में? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में बैठक करी और बैठक में कई अहम मुद्दे, उत्तराखंड के बजट को लेकर के भी बातचीत हुई और साथ ही साथ यूसीसी को लेकर के भी एक बार फिर से बातचीत हुई। 2025 में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी को पूरे प्रदेश में लागू कर देंगे। इसके अलावा एक नजीर पेश होगी पूरे भारत में कि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन रहा है। जो कमेटी बनी थी, जस्टिस संजना देसाई की जो कमेटी बनी हुई थी, उसमें जो पूर्व मुख्य सचिव थे शत्रुघ्न सिंह, उन्होंने जो ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंपा था, उसके बाद उसमें कुछ संशोधन भी किए गए, जिसके बाद अब 2025 में यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। क्योंकि तारीख अभी तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नहीं बताई है, लेकिन फिलहाल 2025 तक यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। जी, यूसीसी लागू कर दिया जाएगा, लेकिन क्या पूरी तरीके से सहमति बन गई है? क्योंकि आप बता रहे कि इसमें संशोधन भी किया गया है, तो क्या यहाँ पर अहम बातें यूसीसी में देखने को मिलेंगी संशोधन के बाद, जो यूसीसी जनवरी में लागू होने जा रहा है? तो मुख्यमंत्री ने साफ किया कि किसी को किसी की निजता दिखाने का या देखने का अधिकार नहीं है, जिसके तहत हम उस जो निजता है उसको थोड़ा सा जो है कम करके ऑनलाइन तरीके से हम आप जो है आवेदन कर सकते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप विवाह कर रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें जमीन अगर आप खरीद रहे हैं तो उसका भी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि भू कानून और यूसीसी दोनों उत्तराखंड में लागू होगा और 2025 नजीर पेश करेगा उत्तराखंड में भू कानून को लेकर के और यूसीसी को लेकर। बिल्कुल, और लंबे समय से चर्चा चली आ रही है अनुज, और आखिर में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान भी कर दिया है, यानी कि 2025 बहुत खास होने वाला है और एक मिसाल भी पेश करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी यूसीसी लागू करके और पहला राज्य भी बन जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आज इस बोर्ड बैठक में उत्तराखंड के लिए क्या अहम फैसले लिए गए अनुज? बोर्ड बैठक में चाहे वो आप अगर बोले नेशनल गेम्स को लेकर के हो, उसमें भी बजट जारी किया गया कि नेशनल गेम्स हमें कैसे कराने हैं, किस हिसाब से कराने हैं, क्योंकि 38वें नेशनल गेम की जो मेजबानी है वो उत्तराखंड कर रहा है और उत्तराखंड गौरव की बात है। उनको लेकर के उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का कैसे दर्शाना है, किस हिसाब से दर्शाना, इन तमाम चीजों को लेकर के तमाम चीजों को लेकर के इस बैठक में दिशा निर्देश दिए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। इधर
स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत आज बागेश्वर पहुंचे, जहां जिला कार्यालय में स्वास्थ्य और शिक्षा पर चर्चा की। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि बागेश्वर जिले में नया जिला अस्पताल का काम चल रहा है, जिसे आधुनिक संस्थाओं से पूर्ण किया जाएगा। साथ ही 50 डॉक्टरों के लिए हर विकास खंड में आवास भी बनाए जाएंगे। तो फिलहाल ये काम तेजी से चल रहा है। इस बारे में जानकारी दी कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने। तो स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए तेजी से काम किया जा रहा है, मंत्री की ओर से जानकारी दी गई। बागेश्वर जिले में एक तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नया बना रहे हैं, उसकी डीपीआर भी आ गई है। उसकी ज़मीन के मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन में कागज़ पूरे होके उसका पैसा हम इसी साल अवमुक्त करने जा रहे हैं। एक 25 करोड़ रुपए की लागत से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बना रहे हैं। हम बागेश्वर ज़िले में लगभग 50 डॉक्टरों के लिए हर ब्लॉक स्तर पे आवास भी बनाने के लिए मैंने आज निर्देश दिए हैं। एक हम चाहते हैं कि कपकोट का हॉस्पिटल और बैजनाथ का हॉस्पिटल, इन दोनों का उच्चीकरण के लिए भी मैंने आज दोनों विधायकों से भी कहा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी कहा कि उसका उच्चीकरण के लिए प्रस्ताव दे दीजिए। हमारे शिक्षकों की अब कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। हमारे यहाँ प्राइमरी में टीचर अब पर्याप्त आ गए हैं। एलटी के भी 1500 टीचरों की नियुक्ति होने जा रही है और 20 तारीख को प्रदेश स्तर पे काउंसलिंग और हो रही है ताकि यहाँ 100% टीचर आ सके। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्री ने कई विकास कार्यों की समीक्षा की। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। निर्माणाधीन कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश भी दिए। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों की बैठक ली और बैठक में कई विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जल निगम और जल संस्थान की ओर से किए जा रहे कई विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में गणेश जोशी ने अधिकारियों को मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। तो कई विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। बैठक में समय सीमा भी निर्धारित की गई है कि समय सीमा के भीतर मसूरी विधानसभा में कार्यों की प्रगति बढ़ाई जाए और इसी के साथ ये भी बताया कि निर्माणाधीन कार्यों को समय से पूरा कर लिया जाए। इसके लिए कैबिनेट मंत्री ने निर्देश भी दिए हैं। तो आज ये बैठक हुई अधिकारियों के साथ गणेश जोशी की। इधर नगर पंचायत की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। कपकोट एमएलए ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में बीजेपी जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे। 7 वार्डों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए। नगर पंचायत कपकोट के चुनाव की तैयारी में बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को जुटने का आह्वान किया है। विधायक सुरेश गढ़िया ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं और हर वार्ड को मजबूत किया जाएगा। बीजेपी जिला अध्यक्ष के साथ मिलकर एमएलए सुरेश गढ़िया ने बैठक की और बैठक में कपकोट के 7 वार्डों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति भी की है। तो कपकोट एमएलए ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और अब ये बताया जा रहा है कि नगर पंचायत क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और इसको लेकर प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं 7 वार्डों के लिए। उत्तराखंड में आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग लगातार अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि जिन क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थितियां अधिक देखने को मिलती हैं, उन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जिला प्रशासन भी अपने स्तर पर अधिकारियों को तमाम तरह की जानकारियां और ट्रेनिंग देकर उन्हें आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही तैयार कर रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इस समय स्थितियां सामान्य हैं और हमें अभी से अपनी सभी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। ट्रेनिंग का कार्य हमारा पहले से ही चल रहा है, कोई नया कार्य नहीं है। हमारा प्रयास है कि जब आपदा का समय नहीं है तो उसमें हम लोग तैयारी का समय मानते हैं इसको, और जितनी अच्छी तैयारी होती है उतना अच्छा हम आपदा में मैनेज कर पाते हैं। तो उसी के क्रम में इसमें ट्रेनिंग का कार्य चल रहा है, सभी जनपद के द्वारा किया जा रहा है। अब हमारा प्रयास है कि स्कूलों में या जन समुदाय तक या जिस जगह ज़्यादा आपदा आती है वहाँ पे हम ट्रेनिंग करावें। उस दिशा में कार्रवाई चल रही है और उसको थोड़ा सा एग्रेसिव तरीके से करने की प्लानिंग चल रही है। अभी योजना बन रही है हमारी, बहुत जल्दी हम इसको लॉन्च करेंगे। इधर हरिद्वार में राज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आयरन स्क्रैप फर्मों में 12 करोड़ का जीएसटी घोटाला हुआ है। स्क्रैप कारोबारियों ने
81 लाख रुपए जमा किए हैं और जांच के लिए विभाग के कब्जे में दस्तावेज आ चुके हैं। जीएसटी चोरी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी। तो हरिद्वार में अपर आयुक्त गढ़वाल, जोन पीएस डुंगरियाल और संयुक्त आयुक्त अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष अन्वेषण इकाई की 5 टीमों ने देहरादून में 2, ऋषिकेश में 1, हरिद्वार में 2 आयरन स्क्रैप फर्मों में छापा मारा था, जिसमें 12 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। और बताते चले कि स्क्रैप कारोबारी बिना खरीदारी के ही फर्जी बिल बनाकर आईटीसी का लाभ ले रहे थे। कार्रवाई के दौरान स्क्रैप कारोबारियों ने गलती स्वीकार करके 81 लाख रुपए जमा किए। जीएसटी चोरी रोकने के लिए विभाग ने विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। उपायुक्त प्रवर्तन अजय बिरथरे ने बताया कि इन कारोबारियों से ही रकम वसूली जाएगी। फर्मों के दस्तावेज जांच के लिए कब्जे में लिए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी। हमारी टीमों द्वारा जो है कि 5 फर्मों की जांच की गई थी, जो देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार। और इसमें ऋषिकेश की एक टीम जो हरिद्वार में की गई थी, उसी फर्म का था, जिसमें से मुख्यतः अरहान ट्रेडर्स, हिंदुस्तान ट्रेडर्स, सिद्धवली बिल्डर्स और एसके स्टील की जांच की गई थी। इनके द्वारा विशेषकर किया गया फर्जी फेक बिलें जारी की जा रही थी और 12 करोड़ के आसपास आईटीसी इवेजन इनके द्वारा किया गया था। जांच के समय में हमारे अधिकारियों के द्वारा 70 लाख के आसपास जमा भी कराया गया है और इसकी विस्तृत जांच बियंसा इकाई देहरादून द्वारा की जा रही है। और डीएम हरिद्वार मंगलौर सीएचसी अस्पताल पहुंचे, जहां डीएम ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। साफ सफाई की व्यवस्था उन्होंने उसका जायजा लिया। अस्पताल में कई इंजेक्शन मिले जो कि एक्सपायर थे। अव्यवस्थाओं पर डीएम ने इस पर नाराजगी भी जताई, तो डीएम कमेंद्र ने जांच और कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। डीएम कमेंद्र सिंह ने मंगलौर सीएचसी हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया और उस दौरान उन्होंने कई लापरवाही पाई। अचानक से अस्पताल पहुंचने से हड़कंप भी मच गया। डीएम ने अस्पताल की ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, कर्मचारियों की उपस्थिति और साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। अस्पताल में साफ सफाई ठीक मिलने पर अधिकारियों को सफाई व्यवस्था और दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं सांप काटने के बाद लगाए जाने वाले इंजेक्शन मौके पर एक्सपायर पाए गए, जिसमें डीएम ने नाराजगी जताते हुए जांच किए जाने के निर्देश दिए हैं। लोग का निरीक्षण किया गया है, सेवन साहब हमारे साथ में हैं। तो यहाँ पे पाया गया है कि सामान्य व्यवस्थाएं तो यहाँ पे अच्छी हैं, साफ़ सफाई ठीक है, मरीज संतुष्ट हैं। मरीजों से बात की गई जो एडमिट है यहाँ पे, तो ओपीडी भी इनका अच्छा चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक पर्चे बना रहे हैं ये लोग। 1-2 कमियाँ भी पाई गई हैं, जैसे इनके यहाँ कुत्ता काटने का इंजेक्शन नहीं है इनके पास में। तो जनता दो शिकायत भी की है कि 2-3 दिन से यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो निर्देशित किया गया तत्काल इसका इंतजाम कराया जाए, कल तक आ जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा जो इनके पास एंटी वेनम इंजेक्शन था, जो सांप काटने की दवा होती है, तो वो दवा कंप्यूटर में तो 20 दिख रहा है, लेकिन मौके पे 6 पाया गया। इधर विकासनगर देहरादून में नशे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 4 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया है। एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। देहरादून की सुलाकोई थाना पुलिस ने एक नशा तस्कर को भारी मात्रा में गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। चेकिंग के दौरान पकड़े गए इस नशा तस्कर के पास से 4 किलो 180 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है और पुलिस ने नशा तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बड़ी मात्रा में नशे की खेप बरामद हुई है, जहां 4 किलो 180 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही मौके से एक नशा तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का ये बड़ा अभियान जारी है नशे के खिलाफ और इसी के चलते बड़ी कार्रवाई की गई। इधर हरिद्वार के सिडकुल में फायरिंग हुई है। सिरफिरे ने घर में घुसकर महिला को गोली मार दी। गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। महिला की मामले की जांच में फिलहाल पुलिस की टीम जुटी हुई है। गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। तो हरिद्वार के रोशनाबाद में गोली चलने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है,
जहां घर में काम कर रही एक महिला पर सिर फिरे युवक ने अचानक से गोली चला दी। वहीं गोली लगने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे आनन फानन में सिडकुल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। सिडकुल थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। तो वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। तो किस तरह से घर में घुसकर महिला को गोली मारी इस बदमाश ने, और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि महिला गंभीर रूप से घायल हो चुकी है। मामले की जांच फिलहाल पुलिस की टीम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से मामला सामने आया है बेहद चौंका देने वाला है कि घर में घुसकर गोली मारी गई महिला को। पूरे इलाके में दहशत का माहौल बताया जा रहा है। हरिद्वार के सिडकुल में ये मामला सामने आया, जहां अचानक से घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया आरोपी ने और वहां से फरार हो जाता है। अपने घर में काम कर रही थी। इसी बीच एक युवक जिससे वो पूर्व में ही परिचित थी और उसी के ही वो क्षेत्र का रहने वाला है। जो ये युवती है ये बिजनौर क्षेत्र की रहने वाली है, यहाँ पर सिडकुल में काम करती है। और ये लड़का अतुल ये भी उसी क्षेत्र का ही रहने वाला है, यहाँ पर ये भी काम करता है। और ये शाम के समय से और पूर्व में परिचित होने के कारण ये इसके पास आया और इसके द्वारा इसके सटा के गोली इसको मारी गई है। इसकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। तत्काल हम लोग मौके पे पहुंचे थे। हमारी जो पूरी टीम है इसमें अभियुक्त को पकड़ने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जल्दी हम इसकी अरेस्टिंग कर लेंगे। और अगली खबर मसूरी से, जहां भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है। एसडीएम के निर्देशों का भी यहां पालन नहीं हो रहा है। मॉल रोड के पास बताया जा रहा है कि यहां पहाड़ों का कटान जारी है। सामाजिक कार्यकर्ता ने एसडीएम से शिकायत भी की, पहाड़ों का कटान रोकने की अपील भी की है। पहाड़ों की रानी मसूरी में भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि मसूरी मॉल रोड पर दिन दहाड़े गढ़वाल टेरेस के सामने खड़े पहाड़ को काटने का काम किया जा रहा है। पिछले दिनों मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की सीलिंग की कार्रवाई करने के बावजूद भी रात के अंधेरे में भूमाफिया पहाड़ को लगातार काट रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। सामाजिक कार्यकर्ता ने एसडीएम से शिकायत की है, साथ ही पहाड़ों का कटान रोकने की अपील भी की है। मसूरी के जंगल और पहाड़ों पर माफियाओं की नजर लग गई है और वो पहाड़ और जंगलों को बर्बाद करने में तुले है। उसका एक उदाहरण हमारे सामने है, सेंट एंड्रयू स्ट्रीट। ये गढ़वाल टेरेस होटल जो सरकारी होटल है उसके ठीक सामने है। इस पर बिल्डर्स के द्वारा जो मसूरी का एक माफिया भी बन गया है, उसके द्वारा पहाड़ को काट करके रात के अंधेरे में पहाड़ को काटा जाता है। जब दुनिया सोती है, जब मसूरी वासी सोते हैं, उस समय यहाँ पहाड़ की कटिंग हो रही है अवैध रूप से। जब शिकायत की गई तो एमडीडीए द्वारा पहले तो चालान किया गया और लगातार चालान करने के बाद भी पहाड़ खोदा जा रहा था, तो एमडीडीए द्वारा इसको सील कर दिया गया है। लेकिन आज देख रहे होंगे वो सील टूटी हुई है और दूसरी जगह से मलबा गाड़ियों के द्वारा बाहर फेंका जा रहा है। तर हल्द्वानी में हुए अग्निकांड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। नया बाजार में हुए अग्निकांड की मजिस्ट्रेट जांच होगी। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी को बनाया गया है जांच अधिकारी और डीएम ने हल्द्वानी अग्निकांड को लेकर निर्देश भी दिए हैं। आग से कई दुकानें दरअसल जलकर राख हुई थी और आग से करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ था। तो नया बाजार में हुए अग्निकांड को लेकर डीएम वंदना सिंह ने मजिस्ट्रेट जांच के अब आदेश दिए हैं और इस अग्निकांड में 5 दुकान जलकर खाक हो गई थी, जबकि कुछ दुकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा था और इस अग्निकांड में कई करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बाजार में इतनी बड़ी आग की घटना के बाद इस पर सवाल भी खड़े हुए हैं। जिला प्रशासन ने अग्निशमन विभाग और जल संस्थान के अलावा कुछ अन्य विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो वहीं जिलाधिकारी ने अग्निकांड की मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि उन्होंने आम सूचना जारी की है और इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस अग्निकांड से जुड़ा कोई साक्ष्य या जानकारी देता है तो वो उस दिन के भीतर 10 दिन के भीतर लिखित रूप से उपलब्ध करा सकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसको देखते हुए अग्निशमन विभाग को बाजारों में फायर व्यवस्था को दुरुस्त रखने का निर्देश भी दिया गया है।
कांड हुआ था उसके क्रम में हम लोगों ने अग्निशमन विभाग और जल संस्थान से कुछ बिंदुओं पे आख्या मांगी है और इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश किए गए हैं और मुझे ये इंक्वायरी सौंपी गई है। आज हम लोगों के द्वारा एक आम सूचना इसमें जारी की जा रही है कि इसमें जितने भी पक्ष संबंध हैं या कोई व्यक्ति अपना इसमें पक्ष रखना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए, तो वो हमें 10 दिन के अंदर सूचनाएं और साक्ष्य जो भी हैं वो उपलब्ध करा सकता है। और मजिस्ट्रेट जांच के क्रम में साथ ही अग्निशमन विभाग, जल संस्थान और राजस्व विभाग को भी अपने से संबंधित बिंदुओं पर आख्या देने के लिए पत्र जारी किया जा रहा है। इधर हल्द्वानी में सड़कों के गड्ढे भरने में लापरवाही हो रही है और इसको लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सख्त रुख अपनाया। सड़कों में गड्ढे होने की शिकायत मिलने के बाद आज कुमाऊं कमिश्नर हल्द्वानी शहर के दौरे पर निकले और सड़कों में कई जगह गड्ढे पाए गए। इसके अलावा मंडी के पास एक सड़क बिल्कुल खस्ताहाल मिली, जिसको लेकर कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारियों से 2 टूक शब्दों में कहा है कि सड़कों में गड्ढों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। से डेडलाइंस पूर्व में गड्ढा भरने की दी गई थी। पहले 15 नवंबर थी, उसके बाद इसको बढ़ा भी दिया गया था, लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि गड्ढों को भरने में हिलावाली हो रही है, लापरवाही बरती जा रही है। अभी एक जगह हम देखने गए थे जहाँ पे RWD का काम 5 लाख का हुआ भी है, बोर्ड भी लगा है, लेकिन मौके पे कोई सड़क नहीं बनी हुई है। यहीं पे एक सीवर का काम हो रहा है जो 3 महीने पहले पूरा हो चुका, लेकिन उसके बाद भी गड्ढे नहीं भरे गए हैं। साथ ही साथ अभी जो पिछले दिनों मार्केट में एक आग जगने की घटना हुई थी, उसमें मौके पे मैं देखने आया हूँ हाइड्रेंट में, तो आज भी प्रेशर नहीं है और उस दिन भी नहीं था। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस तरह की लापरवाही अगर कोई भी करता है तो उसके विरुद्ध फिर जरूर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। तो आज मैंने मौके पे सब स्थल देखे हैं और जो भी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित की जाए।